हैं पीवीआर आइनॉक्स के नतीजों की। चौथी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। आय में भी 26% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन में भी ज़बरदस्त सुधार आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और साथ ही FY 27 के आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के MD अजय बिजली और CFO गौरव शर्मा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। अजय जी, एक ऐसा क्वार्टर, दो बैक टू बैक क्वार्टर जिसमें हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स एक के बाद एक रिलीज हुई, धुरंधर और धुरंधर 2। पहले तो इन नंबर्स में इनका इम्पैक्ट बताइए, क्योंकि इस तरीके की फिल्में हर क्वार्टर तो नहीं आती हैं। नहीं, हर क्वार्टर नहीं आती हैं, बट हर साल ज़रूर आती हैं। क्योंकि अगर आप देखिए पोस्ट कोविड क्या हुआ है कि हर साल कोई ना कोई मूवी ऐसी आई है, जैसे RRR, KGF 2, पुष्पा 1, पुष्पा 2, कंतारा 2। तो इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर 1500 पिक्चरें हर साल आती हैं। तो 1500 मूवीज़ में कोई ना कोई तो ऐसी मूवी आती है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द पार्क चले जाती है। और इसीलिए ये मार्केट बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम एनी अदर मार्केट इन द वर्ल्ड। धुरंधर ने डेफिनेटली कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इस पर ही काफ़ी मूवीज़ आई जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट करा। महाअवतार नरसिम्हा आई, सैयारा आई, कंतारा 2 आई, रीजनल मूवीज़ में लालो आई, बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स हैं, F1 और जुरासिक पार्क, बहुत सारी मूवीज़ थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और अगर आप देखिए धुरंधर 2 मार्च 19 को रिलीज़ हुई थी, तो इसका मतलब सिर्फ 11 दिन का उसका इम्पैक्ट है इस फाइनेंशियल ईयर में। और लास्ट क्वार्टर में बॉर्डर 2 भी आई, बहुत पिक्चरें आई। तो आई थिंक जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि सिर्फ ब्लॉकबस्टर मूवीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, मिड बजट मूवीज़ में भी काफ़ी डिपेंडेंसी है और उससे भी लोग देखने आ रहे हैं। और वो बहुत एक इंकरेजिंग और हार्टनिंग साइन है, जो हमें काफ़ी इंकरेज कर रहा है आगे अगले सालों के लिए भी। कुल नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब अप्रैल टू जून भी शानदार होगा, क्योंकि ऑलरेडी धुरंधर 2 का एक रब ऑफ इम्पैक्ट जो बचा हुआ, जो मेन बिजनेस है वो प्ले आउट हुआ होगा। अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म बनी है, अपेरेंटली वो काफ़ी अच्छा कर रही है, 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है वो बिजनेस में। तो अगला क्वार्टर भी क्या ऑलरेडी आपको काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है? या अभी तक तो ट्रैक पे है, क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज़ भी आई हैं। माइकल आई है, प्रोजेक्ट हेल मेरी आई थी मार्च में, लेकिन उसका भी स्पिल ओवर बेनिफिट है। उसके डेविल वेयर्स प्राडा 2 आई है। और अभी काफ़ी रीजनल मूवीज़, दृश्यम 3 अभी अनाउंस हुई है 21 मई के लिए। और एक पेडी मूवी है वो आ रही है। अभी पति पत्नी और वो दो रिलीज हो रही है अगले हफ्ते। सो लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लाइनअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों का जो एक मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त के बाहर जाके पिक्चर देखनी है बड़े पर्दे पर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिविजुअल मूवीज़ कोई चले कोई नहीं चले, दैट डजंट मैटर, बिकॉज अगर 1500 मूवीज़ हैं तो इनफ मूवीज़ हैं। अगर दो पिक्चरें भी चल पड़े महीने के अंदर, वो भी काफ़ी हैं। कई बार तीन भी चल जाती हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंटम है, लोग बाहर आ रहे हैं, उनका दिल कर रहा है बड़े पर्दे पे पिक्चर देखने का। और दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इट इज स्टिल द नंबर 1 फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन इंडिया, क्लोज टू क्रिकेट और मे बी मोर देन क्रिकेट। एंड हमारी कंपनी काफ़ी पॉइज्ड है टू टेक दैट एपेटाइट ऑफ द कंज्यूमर्स बाय बीइंग इन 113 सिटीज़ एंड बीइंग द नंबर 1 प्लेयर इन द कंट्री। अच्छा गौरव जी, गुड आफ्टरनून। एक सवाल आपसे, ये 4700 BC का जो ब्रांड आपने बेचा, उसका कितना इम्पैक्ट इन नंबर्स में देखने को मिला होगा? और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड था वो, तो उसे मतलब क्यों बेचा? एक अच्छी सिनर्जी दिख रही थी उसमें, तो वो उसको बेचने का क्या कारण था? गुड आफ्टरनून अनुज जी। 4700 BC ब्रांड हालांकि सिनेमा से शुरू हुआ था, बट इन द पिछले कुछ सालों में स्पेशली क्विक कॉमर्स और डिजिटल कॉमर्स के वजह से उसकी सेल सिनेमास के बाहर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और वो एक FMCG ब्रांड के रूप में इंडिया में काफी बड़ा हो गया था। एंड आई थिंक उसकी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी था कि FMCG कैपेबिलिटीज आए। प्लस हमारा कोर सिनेमा वाज ओनली अबाउट 15-16% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ 4700 BC। सो हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारे कोर बिजनेस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पहले था। हालांकि 4700 BC आफ्टर मैरिको सेल होने के बाद वी विल ऑल्सो कंटिन्यू टू सेल इट इन आवर सिनेमास एज वेल। एंड ओवरऑल काफी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रही। 24-25% का IRR जनरेट हुआ इस सेल से। और हमारे Q4 के नतीजों में रफली 127 करोड़
का प्रॉफिट 4700 BC की सेल से आया। ओके अच्छा अजय जी, मैं आपको एक व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताता हूँ, आपको सुन के शायद अच्छा भी लगे। मतलब आज से 1 साल पहले जब मैं फ्राइडे खाना खाता था ना, तो शुरुआती 2 से 5 मिनट में मैं कंटेंट लोकेट कर लेता था OTT पर। आज खाना खत्म हो जाता है लेकिन आप OTT पे कंटेंट फिक्स नहीं कर पाते, फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि OTT अब हमें उतना प्रभावित नहीं कर रहा है। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपने पिछले 3, 4, 6 महीने में इसका प्रभाव फुटफॉल पे कितना देखा, और ये अगर जारी रहा, व्हाट काइंड ऑफ प्राइसिंग पावर आर यू गेटिंग, आई मीन लास्ट 3 मंथ, 6 मंथ, और ये प्राइसिंग पावर FY27 में आपके पास कितनी रहेगी? नहीं, देखिए, होम एंटरटेनमेंट काफ़ी देर से पूरे दुनिया में रही है। अभी इसका नाम OTT आ गया, उससे पहले वीडियो था, VHS था, सैटेलाइट था। तो ये इसकी एक अलग जगह है, और टू सी द मूवीज ऑन द बिग स्क्रीन अलग है। अगर आप ऑरमैक्स की आप रिपोर्ट देखेंगे जो अभी रिसेंटली आई है, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि नंबर ऑफ मूवीज जो OTT पे रिलीज हो रही हैं, इनफैक्ट रिपोर्ट मेरे आ गई है, 2022 में 105 थी और बिग स्क्रीन पे 217 थी। अब जाके 470 बिग स्क्रीन पे पहले आ रही हैं, और ओनली 30 मूवीज आर गोइंग टू OTT। तो आई थिंक लोगों का एक नेचुरल disposition of human beings to go out and entertain themselves and see the movies on the big screen. So I think, first of all, that debate is over now, that movies will get released on the big screen first, and it is good for all stakeholders. It is also good for OTT players, because OTT players can also see the performance of the movie and then decide how much they should pay उसको अपने प्लेटफॉर्म के लाने के लिए। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरा जो टिकट प्राइस है, वो तो हमको इंडिया जैसी मार्केट में अगर 150 मिलियन पीपल केम टू आवर सिनेमाज, हर तरह का कस्टमर है, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर भी है, कंज्यूमर सर्विस सेंसिटिव कस्टमर भी है। तो हमारे पास 1500 रुपए की सोल्यूशन भी है, हमारे पास 100 रुपए की सोल्यूशन भी है। लेकिन अगर आप हमारा ब्लेंडेड एवरेज देखें तो हमारा 8% से ही ग्रो हुआ लास्ट ईयर। Our average ticket price is about 280 rupees. So we have to be very careful that our average ticket price still, we remain affordable as well as aspirational. So वही inflation के साथ ही बढ़ेगा, maybe 8%, 7-8% के हिसाब से ही बढ़ेगा, unless हमारे formats थोड़े और प्रीमियम हो जाएं। अगर IMAX, PXL, 4DX, recliners, अगर हम उस तरह के formats बनाएंगे तो obviously average ticket price बढ़ेगा। अगर movies लंबी हो जाएं, Dhurandhar is almost like a 2.5 movies, 1.5 movies rather, 4 hours की पिक्चर थी। तो जब मूवी का लेंथ भी बढ़ जाती है तब भी ऑब्वियसली ATP बढ़ती है। बट आई थिंक OTT से हमारा कोई ATP का कोई ज़्यादा इतना कोरिलेशन नहीं है। ओके, गुड आफ्टरनून अजय जी, गौरव जी, श्रेया बात कर रही हूँ। एवरेज टिकट प्राइस तो बढ़ी है 22% और Q4 में। अच्छा गौरव जी, मेरा सवाल आपसे ये कि Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में कैसी डिमांड है? मेट्रो सिटीज़ में तो डिमांड रहती है, लेकिन क्या Tier 3 में लोग प्राइस सेंसिटिव हैं या फिर वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली आपको? इनफैक्ट Tier 2, Tier 3 में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। काफी सारी मिड बजट फिल्म्स लास्ट ईयर जैसे सयारा, महाअवतार नरसिम्हा, Tier 2, Tier 3 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। गोइंग फॉरवर्ड PVR INOX भी Tier 2, Tier 3 के लिए एक अलग ऑफरिंग लॉन्च करेगा, जिससे Tier 2, Tier 3 में मल्टीप्लेक्स पेनिट्रेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे रियल एस्टेट डेवलपमेंट, शॉपिंग सेंटर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज रिटेल Tier 2, Tier 3 में पेनिट्रेट कर रही है, वैसे वैसे मल्टीप्लेक्सेस की डिमांड भी Tier 2 मार्केट्स में बढ़ती जा रही है। सो काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इन Tier 2, Tier 3 मार्केट्स में। अजय जी, एक पॉसिबली मेरी तरफ से आखिरी सवाल आपसे, एक थोड़ा इसका अगर अरिथमेटिक हमें समझाएं। अगर धुरंधर जैसी फिल्म फॉर एग्जांपल 1100 करोड़ का बिजनेस करती है, 1100-1200 करोड़ का, PVR के हिस्से में कितना आता है? मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली, धुरंधर, Gaurav, is it okay to disclose this? I think our share was about first 35%. movie was 844 crores India box office. Global की नहीं बात करें because we don't have cinemas abroad. I think PVR was 328 crores out of 844, and second one will be also roughly the same, about 350 crores out of 922 crores अभी हुआ है business.
और वन ये थर्ड बिल्कुल, और ये ट्रेंड जो है, क्या ये आगे जाकर, क्योंकि एक प्रोड्यूसर्स की जो लॉबी है, आई एम श्योर एक आप भी इस फिल्म प्रोडक्शन में आए थे, आप पीवीआर प्रोडक्शन की भी आई थिंक अलग से लाइन है एक, तो क्या एक कहीं ना कहीं इस पे नेगोशिएशन होता है या फिर ये कुछ समय के लिए फिक्स्ड है, जैसे अगले 5-6 साल के लिए क्या ये फिक्स्ड है कि आपको 1/3 रेवेन्यू मिलेगा? और ये क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई मूवी अगर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर या बड़े स्टार्स की हो, जो पहले से डिसाइडेड हो कि बहुत बड़ी बन सकती है, तो उसमें कट थोड़ा अलग होता है, या अगर थोड़ी कोई छोटी फिल्म है जो सरप्राइज या स्लीपर हिट हो जाए, उसमें आपका कट थोड़ा ज़्यादा होता है? क्या इस तरीके का भी कुछ डील्स होती हैं? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बेसिकली अभी भी देखिए, इंडिया में 9,500 स्क्रीन्स हैं, हमारी 1800 स्क्रीन्स हैं। तो अगर जो बड़ी पिक्चर होती है वो हर जगह लगती है, उसमें लाइक 5,000 6,000 प्रिंट्स लग जाते हैं उस मूवी के। तो ऐसा नहीं है कि पूरी डिपेंडेंसी पीवीआर पे है। आई मीन धुरंधर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल बिकॉज इट इज अ मूवी दैट डिड वेल इन रूरल इंडिया, in urban India, semi-rural, all demographics, all age profiles, all genders. I think ऐसी मूवी मतलब कम ही आती है, बहुत रेयरली आती है, इसलिए इस तरह का इसमें शेयर आया है। बट टिपिकली अगर मूवी बहुत बड़ी कार्पेट बॉम्ब हो, गेट्स रिलीज एवरीवेयर, पीवीआर's शेयर इज नॉट दैट मच इन दैट। अजय जी, मेरी तरफ से आखिरी प्रश्न यहाँ से, जो आपका एक कॉस्ट कंपोनेंट बहुत बड़ा होता है, रेंटल्स, उसकी दिशा क्या है यहाँ पे? क्या आप कितना इंक्रीज अगले वर्ष में आप कुछ देख रहे हैं? देखिए, जो पुराने सिनेमाज हैं जिनके अंदर ऑलरेडी लीज एग्रीमेंट्स हैं, उसका रेंट तो फिक्स्ड है, लेकिन जहाँ पर वहाँ पर हमारा लीज पीरियड खत्म हो रहा है या लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, ऑब्वियसली हम जा रहे हैं डेवलपर्स के पास और ट्राई कर रहे हैं उसको रैशनलाइज करने के लिए। बट जितनी हमारी फ्यूचर प्रॉपर्टीज जो आ रही हैं, जो 3 साल आफ्टर द मर्ज जो किया, उसके अंदर ऑब्वियसली जहाँ पर वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट वेरी हाई, and more and more deals are being done on revenue share, where agar cinema does well, everybody benefits, and if the occupancies are low, then obviously our downside is covered. चलिए, इस इंटरेक्शन को यहीं रोकेंगे, लेकिन अजय जी एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा। मैं स्कूल में था तब पीवीआर की शुरुआत हुई थी। प्रिया विलेज रोड उस समय पर एक स्क्रीन हुआ करती थी, और उसके बाद से जिस तरीके का सफ़र आपने तय किया है, और जो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो सिनेमा का एक्सपीरियंस पीवीआर आइनॉक्स ने भारत में जिस तरीके का किया है, वो आई थिंक वर्ल्ड में शायद बेस्ट होगा जो आपने, और जो जिस तरीके से आप इनोवेट करते रहते हैं, री इनोवेट करते रहते हैं। आपका जो चाहे वो बीकेसी वाला जो माइसन स्क्रीन है या फिर जो बाकी स्क्रीन्स हैं, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, और इसके लिए आपको एक मुबारकबाद बनती है। और इसी तरीके से आप इस मूवी गोइंग को और फैमिलीज़ के लिए शानदार बनाते रहें, यही उम्मीद करते हुए आज आपको शुक्रिया कहेंगे। That's really nice of you to have said that. Thank you so much. I'm humbled. I'm absolutely humbled. चलिए अजय जी, गौरव जी, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। Thank you.